नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। भाजपा का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, देश से लगातार झूठ बोल रही है कांग्रेस, रोजाना हो रहा है झूठ का पर्दाफाश। पैंगोंग लेक से पीछे हट रही है चीन की सेना। रक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। कहा, भारत ने नहीं खोई अपनी 1 इंच भी जमीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पुरानी स्थिति बहाल करने पर दोनों देश में हुआ समझौता। कहा, चीन करेगा फिंगर 8 पर वापसी। कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग पर अभी अस्थायी रोक। ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र और ट्विटर को नोटिस जारी। कोर्ट पहले से लंबित दूसरे मामलों के साथ करेगा याचिका की सुनवाई। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 36 लोगों की मौत, करीब 168 लोग लापता। तपोवन में सुरंग में तलाशी अभियान के अलावा रैणी गांव को जोड़ने वाले वैकल्पिक पुल के निर्माण कार्य में तेजी। अमेरिका ने म्यांमार के सेना प्रमुख समेत अन्य के खिलाफ लगाया प्रतिबंध। म्यांमार के लिए निर्यात होने वाले कई संवेदनशील वस्तुओं पर भी प्रतिबंध की घोषणा। म्यांमार के ताजा हालात पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल से चेन्नई में। फिलहाल इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से है आगे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोट के कारण मैच से बाहर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल में सेरेना विलियम्स चौथे दौर में पहुंची। वहीं पुरुष एकल में टॉप सीडेड नोवाक जोकोविच की आज तीसरे दौर में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगी भिड़ंत। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमेशा की ही तरह एक बार फिर राष्ट्रीय रक्षा के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक को लेकर भारत चीन के बीच हुए समझौते के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाए, जबकि रक्षा मंत्री बृहस्पतिवार को स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं कि रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में क्या बयान दिया था। दरअसल उन्होंने भारत चीन के बीच लद्दाख में पैंगोंग झील पर अग्रिम चौकियों पर दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच आमने सामने की स्थिति को लेकर समझौता होने की बात कही थी। उन्होंने बताया कि भारत ने चीन के साथ 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर जून महीने से जारी तनाव को कम करने की पहल की है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। सभापति महोदय, सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। तो डिसएंगेजमेंट को लेकर रक्षा मंत्री ने उच्च सदन राज्यसभा में बृहस्पतिवार को जानकारी दी थी कि भारत चीन के बीच अग्रिम चौकियों की तैनाती को हटाया जाए और वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अभी भी कुछ मुद्दे बचे हुए हैं जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है
कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज बचे हुए हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। तो रक्षा मंत्री ने लोकसभा में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच बने तनाव की स्थिति पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जून की घटना के बाद से सितंबर महीने से दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि शांति बहाली की दिशा में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया की जा रही है। पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति यानी स्टेटस को हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। और साथ ही रक्षा मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि चीन ने साल 1962 से और पाकिस्तान ने भी अनधिकृत तरीके से कब्जा किया हुआ है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह से कब्जे को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया है। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। और साथ ही रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर देश की सभी पार्टियों को एक स्वर में एक साथ खड़ा होना चाहिए ताकि विश्व में एक संदेश जाए। जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। तो जरा आप समझते हैं कि जो ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो कैसे पूरी होगी, क्या रोड मैप है, किस तरह के समझौते में बातें कही गई हैं। आइए जरा उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पैंगोंग त्सो जो लेक है वो है और दरअसल में बात यह है कि अप्रैल मई 2020 एलएसी पर जो ट्रांसग्रेशन हुआ उसके बाद ये स्थिति आई, उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया चली, उसके बाद और क्या क्या हुआ। उसके बाद स्थिति पे हम बात करें तो पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक के दोनों तरफ भारत लाभ वाली ऊंचाइयों और जगहों पर तैनात है। यानी चाहे उत्तरी हिस्से की बात कर ले पैंगोंग त्सो लेक की या दक्षिणी हिस्से में बात कर ले, भारत मजबूत स्थिति में लगातार बना हुआ रहा था और ये एक दबाव का कारण भी रहा। 3 सिद्धांतों के आधार पर समाधान की बात रक्षा मंत्री ने कही। एक तो एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए और एलएसी पर एक तरफा स्थिति बदलने की कोशिश न की जाए। ये भारत बार बार ये बात कहता रहा और पहले के सभी समझौतों का पालन किया जाए, यानी जो 1993 में समझौता हुआ, जो 1996 में समझौता हुआ है पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए, उसका पालन किया जाए। ये 3 समझौतों के आधार पर समाधान निकाला जा रहा है। और
क्या स्थिति थी? दोनों सेनाएं आमने सामने की स्थिति से पीछे लौट जाएं, यह समाधान का रास्ता, इस पर सहमति बनी। दोनों सेनाएं अपनी मान्य स्थायी चौकियों की ओर वापस लौट जाए। उसका क्या मतलब है ये हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया अंजाम दी जा रही है। ये भी बात हुई कि पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की वार्ता हो और बाकी बचे मुद्दों का भी हल निकाल लिया जाए। जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले सुना कि जो मुद्दे हैं, जो भी मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई, उस पर भी बातचीत आगे जारी रहेगी इस डिसएंगेजमेंट के बाद। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष फेज कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड तरीके से सेनाओं को पीछे हटाएंगे, यानी वेरीफाइड यानी लगातार नजर भी रहेगी और चरणबद्ध तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड तरीके से डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया जाएगा। अब जरा पूरी जो मोडालिटीज है हम जरा उसको समझें। तो पैंगोंग सो झील के उत्तर में, यानी हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, यहां चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की दिशा की ओर ले जाएगा और भारतीय सेना फिंगर 3 के पास धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेंगे, यानी इस तरफ। तो इस बीच में ये पूरी स्थिति बनेगी। तो ये झील के उत्तरी हिस्से की बात हुई। दक्षिणी हिस्से की तरफ भी यही बात कही गई है, जहां भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। यहां भी डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी इस झील के दोनों उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो ये बात, इस पे सहमति बनी है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी निर्माण दोनों पक्षों की तरफ से अप्रैल 2020 के बाद पैंगोंग झील के दोनों किनारों पर हुआ है, उसे हटा दिया जाएगा। जो यहां पे स्थिति बनी थी उत्तर में और दक्षिण की स्थिति बनी थी, तो जो भी निर्माण हुए उसको हटाया जाएगा। और यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष पैंगोंग झील के उत्तरी किनारों पर परंपरागत स्थानों पर पेट्रोलिंग को अस्थायी रूप से अभी स्थगित रखेंगे, यानी इन इलाकों में जो पेट्रोलिंग होती थी उसे अभी अस्थायी तौर पे स्थगित रखा जाएगा। इसके साथ साथ बात यह भी हुई कि पेट्रोलिंग तभी शुरू होगी जब बातचीत से सहमति बना ली जाएगी, निकाल ली जाएगी। जब उसके टर्म कंडीशंस जब तय हो जाएंगे, उसके बाद पेट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी, जब ये बातचीत के जरिए सहमति हो जाएगी। तो ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से जिससे ये डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो ये हमने कुछ बिंदु आपको बताए कि किस तरह से एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है। इसको और हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें मिड डे प्राइम के साथ। हम जहाँ पे आए ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका महत्व मैं आपको अंदर चल के बताऊं। ये देखिए, ये लॉर्ड मिकी का बंगला था। मिकी तो एक कार्टून है ना बेटा, ये भी। ये देखिए, यही वो दीवार है जिसके सामने उनकी बीवी संवरती थी। दीवार का है और इस सीलिंग के नीचे अंग्रेजी पार्टियां हुआ करती थी। सीलिंग का? और यहाँ अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब अंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। सच है, वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। रेलटेल भारत के सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं में से एक, जिनके पास रेलवे पटरियों के साथ साथ ओएफसी बिछाने के लिए राइट ऑफ वे है। डेट फ्री और लाभ कमाने वाली कंपनी जो लगातार लाभांश का भुगतान करती है। भारत व्यापी ओएफसी नेटवर्क, टावर्स और 2 टियर 3 डेटा सेंटर के साथ एंटरप्राइज, वीपीएन, क्लाउड, ब्रॉडबैंड, वाईफाई सेवाएं और आईसीटी प्रोजेक्ट्स इत्यादि प्रदान करता है। रेलटेल राष्ट्र के लिए डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हुए 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और अब बात ताजा खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कल बजट पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के जवाब में
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर चाहे जितनी अभद्र टिप्पणियां करें, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं और देश की तरक्की की बात करते हैं। इस विषय पर खास बात की है केंद्रीय मंत्री से हमारे संवाददाता राजेश राज। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ संसद भवन में मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है कि कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच चुके हैं। अब कोसी नदी के जब किनारे पहुंच जाता है कोई व्यक्ति तो क्या उसका होता है आपको मालूम ही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इस तरह की बात कर नहीं सकता, कुंद बुद्धि का व्यक्ति कर सकता है। तो कुंद बुद्धि और कुंठित बोल, अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो कांग्रेस के लोग बता पाएंगे। लेकिन हम कांग्रेस को बिना मांगी सलाह यही देंगे कि इस कुंद बुद्धि व्यक्ति के कोच को भी बदल दें और कोचिंग को भी बदल दें, अन्यथा हर दिन ये नो बॉल करते रहेंगे और हर दिन ये रन आउट होते रहेंगे और कांग्रेस का बंटाधार करते रहेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर यह भी कहा कि उन्होंने चाइना को अपनी ज़मीन दे दी। देखो क्या है, ये तो झूठ की झाड़ है जो सच के पहाड़ के नीचे हर दिन दबते जाते हैं, हर दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, फिर एक्सपोज होंगे। कैमरा पर्सन जयश्री पुरी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब संसद भवन परिसर से खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, जिस तरह की प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से आई है, हमने देखा अभी जो दावे या जो बातें राहुल गांधी सामने रख रहे हैं उसको भाजपा या कहें केंद्रीय मंत्री पूरी तरह से नकार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। कल बजट पर चर्चा के दौरान जब अमेठी के पूर्व सांसद और वर्तमान में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कई तरह की टिप्पणियां की और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमें बजट से कोई लेना देना नहीं है। और वो लगातार व्यक्तिगत जो हैं वो टिप्पणियां करते रहे, चाहे वो किसान आंदोलन का मसला हो, चाहे देश की तरक्की का मसला हो। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान लगातार जो है वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को उन्होंने अपनी ज़मीन लेकर के जो है वो दे दी है और शायद कायराना हरकत जैसी बातें भी वो कह गए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं आंदोलित हैं। और सुबह से ही जब हम लोग यहाँ 8:30 बजे के आसपास ओपी जब संसद भवन पहुँचे तो हमने देखा कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मंत्री हैं वो लगातार राहुल गांधी के बयानों को लेकर वो हमलावर थे, वो हमला कर रहे थे। और उसी में जब मुख्तार अब्बास नकवी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी हैं वो तथ्यों के साथ खिलवाड़ भी करते हैं और कोई जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया भी दी। और कल आपने देखा होगा कि लोकसभा के भीतर स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं और अमेठी की वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और अमेठी के विकास नहीं होने को लेकर उन पर सीधा सीधा हमला बोला। खासकर मैं इस पे बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे, जो लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में जो स्थिति है और जिस तरह से वहां पे एक समझौता हुआ है, रक्षा मंत्री ने जिस तरह से कल कहा कि ये वक्त ऐसा है जब पूरे देश को, विपक्ष को भी एक आवाज, एक स्वर में बोलना चाहिए। और आपको लगता है कि इस नजरिए से भी, इस संवेदनशील मुद्दे के नजरिए से भी ये राहुल गांधी का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है और जरूरत है कि एक स्वर में आवाज आए? बिल्कुल सही कहा ओपी आपने। और आपने देखा होगा कि जब बाहरी आक्रमण होता है तो देश एकजुट हो जाता है। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या पक्ष, क्या प्रतिपक्ष, तमाम लोग एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ देश की बात करते हैं। और शायद आपने यही देखा होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा का रिप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्रेडिट भले ही सरकार को मिले ना मिले, देश को क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। यह हिंदुस्तान की तरक्की का एक बड़ा पैमाना है। उसी तरह से जब सीमा पर गोलीबारी होती है या सीमा पर किसी तरह की अप्रिय वारदात होती है तो पूरा पक्ष प्रतिपक्ष जो है उसे एकजुट होकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करना चाहिए। और राज्यसभा में हमने कई बार ये देखा है कि देश की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, उसको लेकर पूरा देश बोलता है। पूरा सदन अगर बोलता है तो पूरा देश बोलता है। अगर राहुल गांधी कहीं ना कहीं चाइना के सवाल पर अगर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के लोग इस संवेदनशील मुद्दा पर
कहीं ना कहीं गंभीरता बनाए हुए हैं, जिसका जिक्र आपने स्मृति ईरानी के जो उद्बोधन थे लोकसभा में, उससे भी आपने स्पष्ट तौर पर देखा होगा कि उन्होंने अमेठी में विकास नहीं होने को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें बजट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब वो कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बजट पे जब चर्चा हो रही थी उस दौरान जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो कई सदस्यों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जैसी बातें भी सामने रखी कि और जो सदन की जो परंपरा रही है उससे भी अलग हटकर राहुल गांधी बोलते दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बात सिर्फ बजट पे होनी चाहिए थी, लेकिन व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो राहुल गांधी के भाषण के दौरान चलता रहा और शायद यही वजह है कि कई बार टोका टोकी और टिप्पणियां जो हैं वो भी होती रहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने बहुत बहुत धन्यवाद। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान मनरेगा पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पिछले साल मनरेगा के तहत रिकॉर्ड मानव दिवस कार्य का सृजन हुआ। इस वर्ष जो महिलाओं के काम का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से 52% है और इस बार मनरेगा में रिकॉर्ड काम हुआ है। 330 मानव दिवस लगभग सृजित हुए हैं। और वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कृषि को लेकर जो 3 कानून आए हैं वो किसानों की आय दोगुनी करने की दृष्टि से आए हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि पूरे देश के अंदर किसानों को, चाहे वो पानी की दृष्टि से हो, चाहे विद्युत की दृष्टि से हो, वो हर सुविधा उपलब्ध करवाना जिससे कि किसान को लाभ मिले और किसान की इनकम बढ़े। तो मेरा ये कहना है कि किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया और उसी तरह ये जो आज कृषि के 3 कृषि के कानून जो आए हैं, बिल आए हैं, ये भी किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की इनकम बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जाए। जो भारत सरकार है वो कर रही है और आगे भी निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए क्वेश्चन। वहीं राज्यसभा में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने तीनों नए कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि ये तीनों नए कानून से ग्रामीण जीवन के क्षेत्र में एक नए जीवन का संचार हुआ है। साथ ही भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सरकार किसानों के साथ बड़े खुले मन से बात करने को तैयार है। आज 3 सबसे बड़ी समस्याएं किसानों के सामने हैं। उनका उत्पादन बढ़े, उनका भंडारण बढ़े और उसका प्रसंस्करण हो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसमें आज किसानों को हम एक नए कानून देने की आवश्यकता है। इन तीनों विषयों को अगर हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो देश और गांव की समृद्धि आ सकती है। और आज सरकार ने जो 3 कृषि बिल सरकार लेकर के आई है उसमें इन 3 विषयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में एक नए जीवन की आशा का संचार हुआ है। और इसलिए सरकार बड़े खुले मन के साथ आज किसानों के साथ बातचीत करने को भी तैयार है। सरकार के द्वारा आमंत्रण भी दिया गया है। सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ा करके भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय अटल जी की सरकार में 100 बिलियन और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 500 बिलियन हो गए। जब 1991 में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 बिलियन के भी नीचे रह गया था तो ऐसा नहीं कि 4 महीने की चंद्रशेखर जी की सरकार या 11 महीने की वीपी सिंह जी की सरकार में आ गया था। 1 दशक तक स्वर्गीय इंदिरा जी की 2/3 बहुमत की सरकार 80 से 85, फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80 से 89 की सरकार रही थी। और 1980 में स्थिति क्या थी मैं बताना चाहता हूं। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो $7 बिलियन था और चाइना का 2.55। कहां खड़ा था चाइना 80 में और कहां खड़े थे हम, और फिर कहां खड़ा हो गया वो और कहां खड़े हो गए हम। आप ये समझिए कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन रह गया था उससे कम, वो 100 कब हुआ था 2004 में अटल जी की सरकार में, और 500 कब हुआ मोदी जी की सरकार में। ये अंतर है कि हमने किस रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ाया। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
और एक महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट से। ट्विटर पर फेक न्यूज को रोकने के लिए भाजपा नेता विनीत गोयनका की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इसी तरह के पहले से लंबित दूसरे मामलों के साथ याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि इन फर्जी खातों पर कई बड़ी हस्तियों की असली तस्वीरों का इस्तेमाल होता है। ऐसे हालात में आम यूजर इन ट्विटर हैंडल्स पर भरोसा करता है और फेसबुक की इन खबरों को या ट्विटर की इन खबरों को सही मानता है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उनका दोहरा मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में कल उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां देश में काम कर सकती हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अगर वो नफरत और हिंसा फैलाने का काम करेंगी तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल पुनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, सबसे पहले यही कि जो नोटिस जारी किया गया है ट्विटर को और केंद्र सरकार को, क्या उसमें उसका लब्बो-लुबाब क्या है? देखिए, लब्बो-लुबाब तो याचिका में है। जिस तरह से आपने बताया कि जिस तरह से घृणा फैलाना और विद्वेष पैदा करना और भ्रामक सूचनाएं देना, यही तमाम तथ्य बनाए गए हैं याचिका में। लेकिन इसमें कई इशू पहले से भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कुछ लोगों की याचिकाएं ऐसी भी हैं कि ट्विटर हैंडल जो है, आदमी की ट्विटर हैंडल हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, जितना सोशल मीडिया है, ये आदमी की निजता पे हमला है, जो आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। लेकिन जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने कल भी कहा था कि 19 जो सेक्शन है आजादी देता है बोलने की, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी आप बोलेंगे या कुछ भी। उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है आजादी की भी, कि उसके आपको उसको जो दायरे हैं उसको ध्यान में रखना होगा। तो एक तरह से कहें कि ये जो याचिका दायर हुई है, ये चूंकि अभी एक ट्विटर हैंडल जो लाल किले पे जो घटना हुई थी उसमें जिस तरह का ट्विटर हैंडल का प्रयोग किया गया था, इसमें बड़ी मुश्किल ये है ओपी, अब ये तो जी रहे होगी तब पता चलेगा। लेकिन ये याचिका में तो यही कहा गया है कि इन पर कोई इस तरह का रोक लगाने की या कोई प्रोविजन किया जाए ताकि ये इस तरह की अफवाह ना फैला सके। अब ये सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, दोनों तरफ के पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के आर्गुमेंट होंगे। और चूंकि एक ये भी चीज है ओपी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सोशल मीडिया प्रभावी तरीके से अपना काम करता है और सरकारें भी इसको यूज करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सामाजिक लोग ही यूज करते हैं, सरकारें भी यूज करती हैं। आप देखें, तमाम सरकार की नीतियां हो या प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हों, तो इस प्लेटफॉर्म को नकार नहीं सकते। अब ये सारे आर्गुमेंट के विषय हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरह की जो हाल में जो घटनाएं हुई हैं, उसमें उनका कहना याचिका में ये है कि किसी भी प्रोमिनेंट आदमी को, किसी भी प्रभावशाली आदमी के ट्विटर हैंडल को मिसयूज करके उससे वैमनस्य फैलता है और लोग भ्रमित होते हैं, क्योंकि लोगों में वो जानकारी नहीं है जो पूरा रैशनल, जो पूरा तरीके से पता लगा सके क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो ये एक भ्रामक स्थिति होती है। इसके लिए निश्चित तौर पर सरकार को नोटिस किया है और ट्विटर हैंडल को भी नोटिस किया है। तो एक नई पहल होगी, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ दिशा निर्देश देगी, नए तर्क वितर्क होंगे और एक नई चीज निकल के आएगी ताकि लोगों भी इससे अवेयर हो सके। तो इस प्रक्रिया में हर चीज एक सुधारात्मक तरीके से चलती है और उसी का ये याचिका पे नोटिस किया है। तो आगे देखना होगा कि किस तरह से आदेश पर। पहले से भी ट्विटर पे ये बात, ट्विटर पे आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर भी कोर्ट में लोग गए हैं कि दो तरफा रवैया ट्विटर अपना रही है। पश्चिमी देशों के लिए कुछ अलग रवैया है, भारत जैसे देशों के लिए कुछ अलग रवैया है जहां तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरे मामलों की बात है। और आपको लगता है कि वो मामले भी अब क्या इनके साथ चलेंगे? निश्चित तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो पहले से लंबित याचिका हैं उनके साथ ही सुनवाई होगी। जहां तक आपने कहा कि दो तरफा तरीके का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये व्यापारिक कंपनियां जो होती हैं वो अपना मुनाफा देखती हैं और सोशल कंसर्न की जो गारंटी होती है, जो सामाजिक सरोकार की गारंटी, उसमें सरकार को देखना होता है। तो ये स्पष्ट पार्लियामेंट में भी मंत्री जी ने किया है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही आर्गुमेंट सरकार के रहेंगे कि किस हद तक इनको जाना चाहिए और कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल
फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी इनको दी गई है और बिल्कुल कहाँ ये अनिल। दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पुनिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप को हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे चेन्नई, जहां पे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता कर रहा है। About the meetings held here, about having taken the review of poll preparedness. Before that, we'll just request CEC. Can we have silence, please? Before that, we'll just request Commission to release this book. Thank you. I'll request Arora Saab to make his opening remarks. Thereafter, the floor would be open to your questions. We'll take that one by one. First, I'll request Sir to begin his opening remarks. Shri Sushil Chandra ji, Honorable Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, Honorable Election Commissioner, Secretary General of Election Commission of India, Umesh Sinha ji, our CEO Mr. Shurveer Singh, Shefali ji, who is a very senior officer from the Information Service, currently with ECI, and Chandrabhushan, and all the friends from media of Puducherry. We came here yesterday evening from Chennai, and we started, as we always do, with an interaction with the political parties. It was a sustained interaction. 10 political parties stroke entities met us, and the meeting lasted for a good 1.5 to 2 hours. After that, we had a meeting with your deputy commissioners, or what we call collectors and DMs, and their counterpart SPs, and also 1 or 2 senior officers from district administration. It was a very fruitful meeting because our system is that whatever indications political parties give us, then we flag those concerns in our district meetings. Today morning we started by, yes, we did go to Aurobindo Ashram for half an hour to pay our respects. After that we came back and we had a meeting with the central and state enforcement agencies, which included income tax, CGST, state excise, Coast Guard, the state level banking committee convener, SLBC convener, and so on and so forth. And also we had called the Joint Commissioner of Police and the 2 SPs with whom we had met yesterday, but we wanted to know the kind of systemic interaction between the police and the excise department in the context of enforcement of liquor laws and etc., because we got a very clear feedback from almost all the political parties in Tamil Nadu, and also the Chief Secretary and others in Tamil Nadu, that whereas the IMFL prices being equal, the Arak prices, Arak is in Pondicherry only, and there is huge smuggling from here to Tamil Nadu, especially in the neighboring districts of Tamil Nadu. Since we had flagged this issue to the SPs yesterday itself, they were quick enough to talk to their counterparts
yesterday the neighboring districts of Tamil Nadu, and they gave us a comprehensive report. You all are aware, friends, that the term of Puducherry Assembly is due to expire on 8th June 2021. Elections are due for 30 ACs in this UT, 25 general and 5 reserved for SC. Previous elections have consistently seen a high voter participation, be it 2016, 84.08, or general elections, Lok Sabha, 2019, 81%. This is also because of the overall literacy rates, level of awareness, and the fact that Puducherry may be a small UT size-wise, but it has cosmopolitan traditions, and one of the very few states or UTs where the gender ratio is in favor of women. An encouraging sign, rarely seen. As a commission, under the constitutional mandate, we are committed to conduct the forthcoming elections in a free, fair, peaceful, accessible, ethical, and very important for Tamil Nadu as well as to some extent for Puducherry, inducement-free elections, and these days COVID-safe. At the same time, we would like to have participation of maximum voters. You are all aware that despite the pandemic, 2020, Commission took this step of conducting elections to the State Legislative Assembly of Bihar in time. We had tried to test the waters by some Rajya Sabha elections and elections to legislative councils. That was a kind of trial for us also, so that we could, because the limited electorate being there, we wanted to see that how when the electorate expands to a state like Bihar, 7.50 crore population, how will we manage there, etc. Our officers had a series of meetings in Bihar and in Delhi, virtually or physically. He was in charge of Bihar elections, Mr. Chandrabhushan. And Mr. Sinha coordinates besides Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Puducherry. He is overall in charge of administration and planning of all the elections in the country in the ECI headquarters. After these waters were tested, we did the Bihar election. Before that, we issued details of COVID guidelines based on the recommendations of the NDMA, that is National Disaster Management Authority, and wherein it was mentioned also in the last paragraph that states or UTs can do some broad variations looking to their local conditions, but this was the paradigm. So ECI also issued a detailed paradigm. We had consulted various stakeholders, very senior doctors, professionals, before issuing them. Then we met the political parties. They made the following points. I forgot to mention, just after the meeting of the regulatory agencies, we had a meeting with Chief Secretary, DG and other senior officers. In the end, we come to press before leaving. The political parties highlighted several points. I will try to summarize some of the most important concerns they highlighted. Some party representatives, in fact most of them, talked about a nomination of 3 members by Union of India. तो आप देख रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, उनकी प्रेस वार्ता। पुदुचेरी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तैयारियों को लेकर ये पूरी वार्ता थी। अब सीधे आपको ले चलेंगे राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ। Was the most difficult budget purely because we have seen, everybody has spoken about it, that we had corona, we had lockdown, and then there was no revenue streams, completely shut revenue streams, and then we had huge expenditure to take care of the needy and those who needed support from the government, and government had to spend because this is a sensible and responsible government, they had to deliver it. So sir,
सबसे डिफिकल्ट बजट जो है इस बार निर्मला सीतारमण जी, प्रॉब्ली इफ आई से दैट दिस वाज द worst time to present a budget in the entire free India, probably I would be right, because she had a lot of problems to tackle, and yet she has presented, yet she had committed that she will deliver a budget of the century. She has not only delivered her promises, but she has exceeded her promises as well. Sir, let me remind you that people have spoken about the growth number, the people have spoken about the IMF report, people have spoken about the contraction of the economy. We have all spoken. Of course, this is, personally I feel this is a thing of the past, because now economy is back in order, everything is looking very, very positive, and this year's budget presentation is primarily a blueprint for the growth, for the future growth, and something which we all aspire to see this kind of a budget. And today we have been able to have this budget purely because of the far-sightedness of the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Finance Minister. Sir, this budget, I personally feel, is a budget for the entire nation, for everyone, and more particularly the areas which have been neglected by the previous government, particularly I'm talking about the East. So, Pur Uday is very, very demonstrated in this budget as well, because Nirmala Sitharaman ji has considered a lot of opportunities being created for the eastern part of the country, which has been neglected in the past. Sir, I would like to start with some of the honorable members like Kapil Sibal ji had raised with few issues, sir. Particularly, he has mentioned about the Atmanirbhar of minorities, Atmanirbhar. तो देखें तो राज्यसभा से सीधा प्रसारण, जहां पे बजट 2021-22 पे चर्चा जारी है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड त्रासदी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, और इस खबर पर हम आपको ले चलेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल हमारे साथ संसद भवन परिसर से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले यही कि बजट पे चर्चा जारी है और राज्यसभा में जो कार्य दिवस है वो आज अंतिम दिन भी है, तो कितना महत्वपूर्ण। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सांसद थे दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। टीएमसी की तरफ, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सांसद थे और पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति से दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा सांसद से अपना इस्तीफा दिया है, और जो कारण सामने आ रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान स्थिति है उससे दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ऐसे समय में जब टीएमसी लगातार सवालों के घेरे में है, उनके तमाम साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं चुनावों के पहले, इस बीच में ये कितनी बड़ी खबर है, खासकर एक तरह से चेहरा थे टीएमसी का दिल्ली में दिनेश त्रिवेदी। राजेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खबर है, ये सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं, इसलिए कि एक नाटकीय घटनाक्रम में जब दिनेश त्रिवेदी सीनियर लीडर हैं, देश के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं यूपीए 2 में, और उन्होंने बजट पर चर्चा के लिए जब उन्हें आमंत्रित किया गया बोलने के लिए, तो उस पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देश बड़ा होता है और बंगाल में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं घट रही हैं उससे मेरा मन जो है वो बहुत दुखी है। भारी मन से उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा कर दिया है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं घट रही हैं, वहां पर लोग जो है वो हिंसक घटनाओं में मारे जा रहे हैं, उससे उनका मन जो है बहुत भारी है। देश बड़ा होता है, दल जो है दल की स्वीकारता से बड़ा देश होता है, और इसलिए दिनेश त्रिवेदी ने हिंसक घटनाओं के खिलाफ बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं से आज होकर उन्होंने इस्तीफा कर दिया है। राजेश, संसद का सत्र चल रहा है और इस बीच में इस्तीफा देना, क्या इसके पीछे ये ना समझा जाए कि वो एक संदेश भी देना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक संदेश देने की भी ये कोशिश कही जा सकती है, और ये शायद लगता है कि मुझे जैसा याद है 10-12 साल से मैं राज्यसभा की कार्रवाई को देखता रहा हूं, मैं कवर करता रहा हूं। शायद ये पहला मौका है जब किसी सदस्य ने बजट पर चर्चा के दौरान
इस्तीफा कर दिया हो, और वो भी उस राज्य से जिस राज्य में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, और उस राज्य में हिंसक घटनाओं से आहत होकर उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पर ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका, चूंकि वो देश के पूर्व रेल मंत्री रहे हैं और एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी जो है वो छवि रही है, और बहुत ही साफ सुथरी छवि दिनेश त्रिवेदी की मानी जाती रही है। बिल्कुल राजेश, आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ रहे हैं। आलोक, आप लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, झटके की बात कही जा रही, कितना बड़ा झटका? क्योंकि दिल्ली में एक तरह से टीएमसी का चेहरे के तौर पे दिनेश त्रिवेदी माने जाते रहे। बिल्कुल ये अप्रत्याशित था। हम सवेरे से ही मॉनिटरिंग कर रहे थे राज्यसभा, और बजट पर लगभग चर्चा खत्म होने वाली है। 2 बजे वित्त मंत्री इस पर जवाब देंगी, लेकिन अचानक उन्होंने समय मांगा उपसभापति से दिनेश त्रिवेदी ने कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट के अंदर आप कुछ जो भी कहना है, 2 मिनट का उन्होंने समय दिया। और उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री और गुलाम नबी आजाद के बीच, जो प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे जब वो कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और जो घटना का जिक्र कर रहे थे, तो पहले उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, और जिक्र करने के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। और तब पर भी लगा कि बंगाल की घटनाओं पर शायद वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं इतना व्यथित हूं कि मैं आगे सदन का सदस्य नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। आलोक, तो क्या ये माना जाए कि दिनेश त्रिवेदी अप्रत्यक्ष तौर पे, या जैसे भी जो शब्दावली का इस्तेमाल कर लें, क्या ममता बनर्जी की जो कार्यशैली है उस पे भी एक तरह से आरोप लगा रहे थे, हमला कर रहे थे? देखिए, ममता बनर्जी की जो पार्टी थी, अगर हम 2011 की बात करें, मैंने 2011 कुमार आलोक, आपको मैं रोक रहा हूं, हम सीधे वो सुनते हैं कि दिनेश त्रिवेदी उन्होंने राज्यसभा में कहा क्या। आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं, और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को तो ये थे तृणमूल के सांसद जिन्होंने थोड़ी देर पहले इस्तीफा दिया राज्यसभा से। कुमार आलोक, चुनावों के पहले ये इस्तीफा दिनेश त्रिवेदी, एक बड़े नेता टीएमसी के, कितनी भारी क्षति या कितना बड़ा झटका आप मानते हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए राज्य में, पश्चिम बंगाल में? देखिए, कल की अगर बात करें तो एक निजी चैनल के कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी खुद बोल रही थी, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि एक एक करके लोग आपकी पार्टी का रास्ता छोड़ते हुए जा रहे हैं, मतलब आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो ममता बनर्जी का जवाब था कि जो वो हमारी पार्टी साफ हो रही, जो गंदे लोग थे वो निकल रहे हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दिनेश त्रिवेदी जिनके बारे में कहा जाता था कि ममता बनर्जी बहुत ही क्लोज है और उनसे काफी राय लेकर के ममता बनर्जी कोई निर्णय लिया करती हैं, लेकिन अगर हम बात करें 2011 के चुनाव में जब लेफ्ट को हरा करके ममता बनर्जी बंगाल की शासन में आई थी, तो उसके बाद वो वन मैन लीडर थी, और ये लोग फाउंडर्स मेंबर्स में से एक थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे शिशिर अधिकारी हो, चाहे दिनेश त्रिवेदी हो। तो उसके बाद जब दूसरा टर्म जो आया, उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक को आगे करना शुरू किया। तो अभिषेक की कार्यशैली इतनी आगे बढ़ गई कि वो इन लोगों को डिक्टेट करने लगे, चाहे दिनेश त्रिवेदी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे शिशिर अधिकारी हो। तो उसके बाद से पार्टी में संतोष फैलता गया, और उसी असंतोष का ये है कारण है कि आज दिनेश त्रिवेदी जैसे कद्दावर नेता ने छोड़ा है, पार्टी को छोड़ा है, और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। क्योंकि अगर आप उनके कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल 2026 तक था, और अभी 5 साल और उनका कार्यकाल बाकी था। ऐसे में इतना बड़ा निर्णय लेना अपने आप में बहुत ही रोचक राजनीतिक घटनाक्रम हो गया बंगाल का। आलोक, जिस तरह से उन्होंने सदन में बयान दिया, साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि जो ये स्थिति बनी हुई है, हिंसा की स्थिति, अत्याचार की स्थिति पश्चिम
पश्चिम बंगाल में, वो चाहते हैं कि इससे आगे बढ़ें और जमीन पर जाके काम करें। तो क्या इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि वो चुनावी राजनीति में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं, उसमें क्या भागीदारी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से वो जो उनका भावुक भाषण था, बहुत ही सेंटिमेंटल भाषण था। और आप अगर हिंसा की बात करें तो हम देखेंगे कि हिंसा जो हो रही है खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां से खबरें आ रही हैं, कभी कोई कार्यकर्ता मारा जाता है, तृणमूल कांग्रेस की जो उनके कैडर लोग हैं, तो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उसको देखते हुए बंगाल में भी एक तरह से, मैं बंगाल गया था 4 दिन पहले ही बंगाल गया था, वहां भी हमने लोगों से बात की, तो उनका यही था कि इस बार जो है वो आम जनता भी ममता बनर्जी की कार्यशैली जो खासकर दूसरे टर्म में हुई है उससे खुश नहीं है। और यहाँ पर बीजेपी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर इस बार आएगी इस चुनाव में। तो इसको देखते हुए अब जैसा कि दावा किया जा रहा है बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा नंदीग्राम की जो आलोक, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो एक लंबे समय से हम देख रहे हैं, तो सवाल तो दिनेश त्रिवेदी पर भी उठेंगे कि चुनावों के पहले उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया? देखिए सवाल तो उठेंगे, तृणमूल कांग्रेस भी उठाएगी, ममता बनर्जी भी उठाएगी, लेकिन आप ये देखिए कि अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल अभी बाकी है और वो रिजाइन देता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लो है ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए। तो अगर दूसरी चीज है कि वो विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र की पॉलिटिक्स में है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया है किसी का नाम लिए बगैर, इतना तो जरूर इंडिकेट किया कि बंगाल के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो चुका है और ऐसी स्थिति में उनका चुप रहना ठीक नहीं है। और इसका इंडिकेशन अगर हम 70%, 80% अगर हम कहें तो ये इंडिकेशन ये साबित कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आप बने रहे कुमार आलोक हमारे साथ। एक बार फिर से हम सुनते हैं कि जो राज्यसभा सांसद जिन्होंने अब इस्तीफा दिया, दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने सदन में क्या कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। महसूस होती कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को तो जिस तरह से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी, हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा दिया है। कुमार आलोक, अगर मैं सही हूं तो आप मुझे याद है यूपीए के वो समय जब ये रेल मंत्री थे दिनेश त्रिवेदी जी, और कई बार ऐसी असहज स्थिति आई कि वो कुछ कदम उठाना चाह रहे हैं लेकिन ममता बनर्जी कुछ और कह रही है, और कई बार असहज स्थिति का सामना करते हुए दिनेश त्रिवेदी दिखे थे, और आज वो कह रहे हैं कि उनका दम घुट रहा है। तो आपको लगता है कि एक लंबे समय से एक दबाव बनता रहा जो अब असहनीय स्थिति तक पहुंच गया दिनेश त्रिवेदी उनके लिए? देखिए एक चीज आप गौर कीजिए कि जब मुकुल राय रेल मंत्री थे तो यूपीए 2 में, तो उस समय वो संसद में उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती थी और वो पार्टी के लिए बंगाल में ही ज्यादा रहते थे। वो ममता बनर्जी का निर्देश था, तो वो उनकी बातों को वो मान लेते थे और सदन में उनकी उपस्थिति न के बराबर होती थी। लेकिन जब दिनेश त्रिवेदी को रेल मंत्री बनाया गया तो उसके बाद से जब ममता बनर्जी ने डिक्टेट करना शुरू किया तो उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया दिनेश त्रिवेदी ने, जिससे काफी नाराज हुए और प्रेशर इतना बढ़ गया दिनेश त्रिवेदी पर एज ए रेल मिनिस्टर कि उनको इस्तीफा देना पड़ा रेल मंत्रालय से। तो ये स्थिति दिनेश त्रिवेदी के साथ पहले भी हो चुकी है, और ये खासकर अगर हम कहें कि एक जब ममता बनर्जी की अगर पार्टी वहां चल रही है तो एक जो फंडिंग की जो बात है, जो कॉर्पोरेट जगत से रिश्ते हैं, वो दिनेश त्रिवेदी के बहुत ही अच्छे हैं। और पार्टी का जो पार्टी अगर इकोनॉमिकली अगर कहें तो तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में मदद के लिए जाने जाते हैं दिनेश त्रिवेदी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अभी और
8 से लेकर 9 MP जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके अलावा 40 से ऊपर विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आने वाला जो दिन होगा, अभी तो इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाला जो 6, 7, 8 दिन होगा वो बंगाल की राजनीति में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन वाला होगा। और इसमें बीजेपी एक तरह से आप देखें कि 2011 या 2016 की बात करें तो बीजेपी बहुत मतलब मजबूत नहीं थी, वहां पर कमजोर थी बीजेपी। लेकिन एक तरह से इन बीते 4 सालों में जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया है बीजेपी ने, बंगाल में एक बहुत बड़े फोर्स के तौर पर उभरी है। और अब देखना होगा कि क्या ये बात सही है कि और कितने नेता जो पाइपलाइन में हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक बात और कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से ममता बनर्जी के इस्तीफा सालार, तथाकथित इस्तीफा सालार धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। और एक जो आर्गुमेंट या तर्क वो दिया जा रहा है वो है राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और खुद ममता बनर्जी उनकी अपनी कार्यशैली, जो जिस तरह से आपने एक शब्द भी इस्तेमाल किया कि डिक्टेट करने की कोशिश, दूसरों को करने की कोशिश हुई है, और वो एक बड़ी चिंता का कारण। तो आपको लगता है कि ये स्थिति आने वाले वक्त में और इस तरह की खबरें हमें मिल सकती हैं, इस तरह के जो बड़े सिपासालार हैं तृणमूल कांग्रेस के वो साथ छोड़ सकते हैं? क्या इस वक्त हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं, ममता बनर्जी के जो पॉलिटिकल स्टाइल है उससे तो ये नेता जो है वो परिचित थे ही, चाहे हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, शिशिर अधिकारी की बात करें या दिनेश त्रिवेदी की बात करें। लेकिन जिस तरह से पिछला जो अगला कार्यकाल जो उनका हुआ 2016 के बाद से, उसमें जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को इन्होंने प्रमोट किया और अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से डिक्टेट करने लगे इन सीनियर लीडर्स को, उसके बाद से असहज स्थिति हो गई। और उसी असहज स्थिति का परिणाम है कि ये जो बड़े नेता नंबर 2 माने जाते थे दिनेश त्रिवेदी और नंबर 2 माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी यहाँ तक कि MP थे, उनसे रिजाइन करवा करके उनको स्टेट में MLA का चुनाव लड़ाया गया और MLA चुनाव लड़ाने के बाद उनको राज्य में मंत्री बनाया गया। तो इतना क्लोजनेस था ममता बनर्जी के साथ उनका। इसके बावजूद आप देखिए कि एक विद्रोह की स्थिति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक इन तमाम खबरों को और विश्लेषण को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तराखंड त्रासदी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 तक हो गई है और खबर पर आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। महात्मा के मंत्र। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।
और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा। कोविड संक्रमण के खिलाफ भारत की जंग अब भी जारी है। टीकाकरण अभियान के कामयाब आगाज के बावजूद